बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन ये होगी, टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स is equal to order of the other matrix and corresponding elements of the two matrices are the same। तो ये दो कंडीशंस हैं। अगर कोई सी भी दो मैट्रिसेस ये दो कंडीशंस फुलफिल करती हैं तो वो मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों कंडीशंस को बारी बारी समझते हैं। तो नंबर 1 पे है, ऑर्डर ऑफ वन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द अदर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने दो मैट्रिसेस ली हैं। एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स डी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए में हम चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, यानी इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2 by 2 और 2 क्रॉस 2 दोनों हम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स क्या है। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। तो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी 2 by 2 होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर है दोनों का बराबर है, यानी 2 by 2। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इन दोनों मैट्रिसेस ने फुलफिल कर दी है इक्वल होने के लिए। तो इसे हम यूँ लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डी, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है मैट्रिक्स डी के बराबर है। यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2 by 2 है और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर भी 2 by 2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इन मैट्रिसेस ने इक्वल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर दी है। लेकिन अभी हम इन दोनों मैट्रिसेस यानी ए और डी को इक्वल मैट्रिसेस नहीं कह सकते जब तक कि हम इनकी दूसरी कंडीशन को भी चेक नहीं कर लेते। तो दूसरी कंडीशन जो है वो हमने देखा वो है corresponding elements of the two matrices should be the same, यानी corresponding element इनके सेम होने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है corresponding elements of the two matrices are the same, यानी इन दोनों मैट्रिसेस के corresponding elements एक जैसे होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये corresponding एलिमेंट से क्या मुराद है और फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो अब देखते हैं कि मैट्रिक्स डी में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स डी में फर्स्ट रो के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 ही है। तो इस 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है मैट्रिक्स डी में वो ये है और ये दोनों सेम हैं। तो इसी तरह हम मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स डी में चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, वो 1 है। तो अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट
मैट्रिक्स डी में कैसे चेक करेंगे? हम इसी जगह पर देखेंगे मैट्रिक्स डी में कि वहाँ कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी इस 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जिस तरह मैंने बताया कि हम देखेंगे कि जिस जगह पर ये 1 लिखा हुआ है यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो मैट्रिक्स डी में भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ही हम चेक करेंगे। तो हमने देखा कि वो भी 1 है, तो यूँ मैट्रिक्स ए का जो 1 है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स डी में भी 1 है। तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स ए में। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट डी में क्या है, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट डी में क्या है। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी में सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 3 है। इसका मतलब है इस 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स डी में भी 3 है, यानी सेम है। अब हम आखिरी एलिमेंट मैट्रिक्स ए का चेक करते हैं, यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और वो 5 है। अब हम इसी लोकेशन में मैट्रिक्स डी के अंदर चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स डी में भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 5 है। यूँ हमने देखा कि मैट्रिक्स ए के तमाम एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैट्रिक्स डी में सेम हैं, तो लिहाजा दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हैं। अब चूँकि मैट्रिक्स ए और डी ने इक्वल होने की दोनों शराइत पूरी कर दी हैं, यानी इनके ऑर्डर भी इक्वल हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स डी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उससे इक्वल मैट्रिसेस को समझते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, लिहाजा मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। तो ये हम इसका ऑर्डर यहाँ मेंशन कर देते हैं, 2 क्रॉस 2। इसी तरह अब हम मैट्रिक्स सी का ऑर्डर चेक करते हैं। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स सी में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो वो भी हम इसके राइट बॉटम पर मेंशन कर देंगे। सी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन इन दोनों मैट्रिसेस ने फुलफ़िल कर दी है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। अब देखते हैं कि क्या ये मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफ़िल करती हैं या नहीं। तो दूसरी कंडीशन हम जानते हैं वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी द सेम इन बोथ द मैट्रिसेस। दोनों मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो वो हम बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इन बी वो है 3। और अब देखते हैं कि फ़र्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सी में क्या है। तो हम देखते हैं कि वो भी 3 है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो गए दोनों मैट्रिसेस में।
अब दूसरा एलिमेंट चेक करते हैं मैट्रिक्स बी का, यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, वो 2 है। अब देखना है कि 2 का जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब है 2 की जो पोजीशन है यानी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, यही पोजीशन हमने मैट्रिक्स सी में चेक करनी है। तो मैट्रिक्स सी का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट हम चेक करेंगे। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है 4, जो कि 2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि सेकंड कंडीशन ये मैट्रिसेस फुलफ़िल नहीं कर रही, क्योंकि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। अब हम बाकी एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस में सेम नहीं होता तो फिर वो मैट्रिसेस दूसरी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करती और यूँ वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होती। लिहाजा बाकी एलिमेंट्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ B are not equal to the corresponding elements of C. B is not equal to C. ये हमने देखा कि यहाँ इस केस में दोनों मैट्रिसेस B और C इक्वल नहीं हैं, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनमें कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं थे, हालांकि इनके ऑर्डर सेम थे। तो तमाम कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मिसिंग है या वो मैट्रिसेस फुलफ़िल नहीं करती किसी एक भी कंडीशन को, तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती। अब हम एक और एग्जांपल से मज़ीद बात को समझते हैं। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस E एंड F हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करेंगे और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि E का ऑर्डर है 2/3। तो सबसे पहले हम E का ऑर्डर चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 3 हैं। तो यूँ मैट्रिक्स E का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। 2 जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट करता है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स F का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो यूँ मैट्रिक्स F का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं इसमें और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ F इज़ इक्वल टू 3 क्रॉस 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मैट्रिक्स E और मैट्रिक्स F का ऑर्डर इक्वल नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ E इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F। तो इन दोनों मैट्रिसेस ने इक्वल होने के लिए पहली शर्त ही फुलफ़िल नहीं की, लिहाजा हम अगली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे जो कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करने की होती है। यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन मैट्रिसेस ने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं की, तो फिर अगली कंडीशन को चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो वो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। लिहाजा ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं की। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं E इज़ नॉट इक्वल टू F। एक और एग्जांपल लेते हैं
इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं G एंड H। तो इन्हें हमने चेक करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले ये कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हैं, और नंबर 2 ये कि क्या इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं। तो सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर इक्वल हैं। तो उसके लिए हम पहले इनके ऑर्डर मालूम करते हैं। तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स G का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो G का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 2। इसी तरह H का जो ऑर्डर है मैट्रिक्स H का, वो भी हम देखते हैं कि 2 क्रॉस 2 है, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। ये एक रो है और दूसरी रो ये है, और ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। तो 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं मैट्रिक्स H में। तो यूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G is equal to 2 cross 2 and the order of matrix H is also is equal to 2 cross 2. तो order of G is equal to order of H। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इन मैट्रिसेस ने फुलफिल कर दी है इक्वल होने के लिए, लेकिन अभी हम इन मैट्रिसेस को इक्वल नहीं कह सकते जब तक कि हम सेकंड कंडीशन को भी चेक नहीं कर लेते। तो सेकंड कंडीशन होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिसेस शुड बी द सेम। हम देखते हैं कि मैट्रिक्स G में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो अब देखते हैं कि दूसरी मैट्रिक्स H में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो वो हम देख रहे हैं कि वो है 3 - 1। तो अगर हम गौर करें तो 3 - 1 2 ही होता है, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये दोनों एलिमेंट सेम हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स G का और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स H का दोनों सेम है। ये हमें जो मिसलीड करने की कोशिश की गई है कि यानी भटकाने की, तो उसमें आपने भटकना नहीं है, बल्कि गौर से देखना है कि सॉल्व होने के बाद ये 3 - 1 2 ही होगा। तो एक्चुअली ये दोनों नंबर्स सेम हैं। अब हम मैट्रिक्स G का फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट चेक करते हैं और हम देखते हैं कि वो है 1। अब हम देखते हैं कि इस 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स H में क्या है। तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स H में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वो है 2 - 1। तो अगर हम गौर करें तो हम समझ सकते हैं कि 2 - 1 1 ही होता है, यानी इसका आंसर 1 आना है। तो ये सिर्फ शक्ल बदली हुई है, हकीकत में वैल्यू 1 ही है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स G का सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है। तो वो 3 है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स H में उसी लोकेशन पर, यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो वो भी हम देखते हैं कि 3 ही है। तो ये दोनों भी सेम हो गए। अब आखिरी एलिमेंट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हम चेक करते हैं मैट्रिक्स G में, वो है 4। तो अब हम इसी जगह यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट H में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि वो भी 4 है। इस तरह हमने देखा कि मैट्रिक्स G के तमाम एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो H में हैं वो सेम हैं। लिहाजा इन दोनों मैट्रिसेस ने इक्वल होने के लिए दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल कर दी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ G आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ H। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस G और H ने इक्वल होने के लिए दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर दी हैं, यानी दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी इक्वल हैं और
दोनों मैट्रिसेस के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो हम लिख सकते हैं G इज़ इक्वल टू H, यानी मैट्रिक्स G जो है वो मैट्रिक्स H के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इक्वल मैट्रिसेस के बारे में भी आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो अब हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।